जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये तस्वीरें आपके सामने हैं बिलासपुर में। आपको बता दें, ताबड़तोड़ कई रैलियां की गई हैं जेपी नड्डा की ओर से। आज सुबह सुबह हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने उनके पत्नी से भी बातचीत की। दाव जीत का वो लगाती हुई नजर आ रही थी और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। उम्मीद है कि कम से कम मीडिया में आकर वो कुछ बातें कहें। जी अशोक सिंघल, अपनी बात को आगे बढ़ाइए, आप बातचीत कीजिए। अशोक। बिल्कुल चित्रा देख सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनकी पत्नी डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी, उनका पूरा परिवार हमारे साथ मौजूद है। अभी वोट डालेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले वो हमारे साथ मौजूद है। पूजा अर्चना वो करते हैं सुबह सुबह वोट डालने से पहले। दिन की शुरुआत ही पूजा अर्चना से करते हैं। नड्डा जी, किस ढंग से देखते हैं आज का दिन, कितना अहम है आपके लिए? हर दिन अहम होता है और आज का दिन विशेष है। आज का दिन विशेष इसलिए है कि हिमाचल की देवतुल्य जनता अगले 5 साल के लिए अपना निर्णय करने वाली है और वह विवेकपूर्ण तरीके से प्रदेश के हित में और देश के हित में निर्णय करने वाली है। इसलिए आज का दिन एक तरीके से अगले 5 साल की नींव रखने वाला दिन है, इसलिए विशेष है। रिवाज बदलेगा या क्योंकि जो रही है परंपरा, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार, एक बार दूसरी पार्टी की सरकार, इस बार क्या कुछ बदलाव? जो वही रहेगा, रिवाज बदलेगा, कोई उल्टा पलटी नहीं होगी। फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति लोगों का अथाह प्रेम, अटूट विश्वास और जयराम जी ने जिस तरीके से जमीन पर सारी चीजों को उतारा है, उसके लिए हिमाचल की जनता इच्छुक है, उत्सुक है भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने के लिए। तो आज मंदिर भी पहुंचे, देख सकते हैं कि जेपी नड्डा जी और उनका परिवार मंदिर पहुंचा है। क्या मांगने आए हैं भगवान से आप? देखिए, मैं भगवान से हमेशा एक ही बात मानता हूं कि समाज में शांति रहे, सुख शांति रहे, समाज विकास करे और समाज के सभी सदस्य मंगलमय रहें। और उसके लिए मुझे एक समाज में एक अच्छी सदस्य के नाते, एक सिटीजन के नाते, एक नागरिक के नाते मैं भी अपनी जिम्मेवारी अच्छे से निभा सकूं। बिल्कुल देख सकते हैं मल्लिका नड्डा जी, उनकी वाइफ भी हमारे साथ है। मैम, भगवान आज के दिन को किस ढंग से देखते हैं? लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है आज, और इस उत्सव में हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विजयी हो और डबल इंजन की सरकार में बने और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार सब लोग अपने वोट के माध्यम से व्यक्त करें। देख सकते हैं कि नड्डा जी और उनका परिवार, उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। गिरीश जी, हरीश जी, किस ढंग से देखते हैं? आपने बहुत काम किया यहाँ पे बिलासपुर के इलाकों में, कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में आप गए, युवाओं में आप खासतौर से काम कर रहे हैं। क्या बदलाव देखते हैं इस बार? युवा बहुत ही मोटिवेटेड है और युवा ये देख पाया है कि कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स थे, कौन से ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ थी जिनमें उनको रोज़गार मिला है और जिसमें उनका भविष्य सुरक्षित है। और जो हमारे यहाँ पे एक समस्या रहती है ड्रग्स की, नशे की, उसके प्रति आज सारा युवा उसके खिलाफ खड़ा हुआ है और उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ जुड़ेंगे तो समाज भी सुरक्षित रहेगा, युवा भी सुरक्षित रहेगा, देश भी सुरक्षित रहेगा। देश भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी ने खासतौर से काफी कैंपेन किया, युवा है, तो आपको लगता है कि कुछ इम्पैक्ट होगा? उनके कैंपेन का हमको यहाँ पे ऐसा कोई असर दिखा नहीं। खासकर बिलासपुर में जिन विधानसभा क्षेत्रों में मैं था, उन क्षेत्रों में कोई ऐसा असर उनका दिखा नहीं, ना ही कोई ऐसे यूथ उनसे मोटिवेटेड है या उनसे प्रोत्साहित हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पास भारतीय जनता पार्टी में अच्छे युवा नेतृत्व है, अच्छा युवा लोग हैं, तो हमारे पार्टी के लोग ज़्यादा मोटिवेटेड उन लोगों से हैं और उस यूथ मोदी जी के से सबसे ज्यादा मोटिवेटेड है और उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। बिल्कुल, मोदी जी को प्रेरणा स्रोत मानते हैं। देख सकते हैं कि जयप्रकाश नड्डा जी, उनका परिवार यहाँ पे पूरा पूजा अर्चना कर रहा है और नड्डा जी का यही कहना है। हाँ, देखिए उनकी भाभी भी हैं, उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। नड्डा साहब के भाई भी हैं यहाँ पे, पहली बार टीवी पे आप उनको देखेंगे। आप किस ढंग से देखते हैं इस बार चुनाव को? बहुत अच्छा है, ये उत्सव का विषय है ये चुनाव, और हम श्योर हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी और इसमें कहीं कोई किसी को संशय नहीं होना चाहिए। नहीं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये नड्डा साहब के भाई थे, पहली बार लोगों ने टीवी पे देखा होगा इनको, क्योंकि पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है। लेकिन देखिए नड्डा साहब और उनके परिवार ने पूजा अर्चना की। आपकी जो आपने मांगा है भगवान से, आपकी इच्छा पूरी होगी नड्डा साहब? मैं क्योंकि समाज के लिए मांगता हूं, मेरी इच्छा भगवान ने हमेशा पूरी की है और क्योंकि वो
एक अच्छे हित के लिए मैं कहता हूं तो भगवान हमेशा भारतवर्ष पर एक तरीके से उनका आशीर्वाद रहता है, तो इसलिए उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। और मैं क्योंकि समाज के लिए ही प्रार्थना करता हूं और समाज में इतनी ताकत है जिसको ईश्वर सुनता भी है और हमें सफलता भी देता है। तो पूजा आज खास तौर से की है या हर रोज ही रूटीन आपका? नहीं, प्रतिदिन जब भी मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ से निकलने के पहले मैं इधर आता हूँ। यह मेरी नवग्रह वाटिका भी है, श्रीमती जी ने बनाई है। मैं इसको भी एक बार नमस्कार करके, और इस हमारे बुजुर्गों ने, पिताजी ने ये मंदिर बनाया है, सिद्ध का मंदिर, इसको सिद्ध का मंदिर कहते हैं। जी जी। तो ये तपोस्थली जैसी है, तो यहाँ पिताजी ने बनाया है, तो मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ चक्कर लगाता हूँ और इसके बाद ही मैं प्रस्थान करता हूँ। हमेशा यहाँ। कितना बड़ा आपका होम स्टेट है हिमाचल प्रदेश, कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए ये चुनाव? अशोक जी, आप जानते हैं मेरे लिए हर चुनाव चैलेंज होता है और हर चुनाव को मैं उसी तरीके से देखता हूँ। अभी यहाँ से निकलूंगा तो दिल्ली का एमसीडी का चुनाव आ जाएगा और दिल्ली के एमसीडी के चुनाव के साथ साथ गुजरात का चल ही रहा है। तो कल भी मैंने गुजरात की मीटिंग ली थी और एमसीडी की मीटिंग ली थी, और उसके बाद वहाँ से हम आज हमने एमसीडी के टिकटों का फाइनल करना है, तो उसके लिए भी हम यहीं से वीसी से जुड़ेंगे और शाम तक आप देखेंगे कि हम कुछ फैसले एमसीडी की भी कर पाएंगे। गुजरात पे भी नजर, एमसीडी पे भी नजर। बीजेपी के बारे में कहा जाता है एक चुनाव खत्म नहीं होता, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है बीजेपी। देखिए, बीजेपी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी ने 24/7 365 डेज काम करना सीखा है और इसलिए पूरी तन्मयता से वन आफ्टर अनदर हम चुनाव को लड़ते हैं और पूरी ताकत से लड़ते हैं। ये अपना चुनाव है, वो पराया चुनाव है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब चुनाव हमारे हुए और सब चुनाव के प्रति मैं उसी तरीके से एक जिसको कहते हैं जागरूक भी रहता हूँ। और सारी पार्टी करोड़ों कार्यकर्ता लगते हैं, लाखों कार्यकर्ता लगते हैं। नड्डा जी, कहा जा रहा है इस बार का चुनाव बहुत टाइट है, जो खबरें आ रही हैं, जो चीजें सामने आ रही हैं, क्या वजह क्या है? क्या रिवाज जो रहा है, परंपरा रही है, वो चलती रहेगी या कुछ उसमें बीजेपी जिस ढंग से पूरी ताकत झोंकी बीजेपी ने, प्रधानमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने, और आपका तो होम स्टेट है, आपने भी डेरा डाला हुआ है, तो आपको लगता है कुछ टाइट सिचुएशन है? क्योंकि बागी भी बहुत खड़े हैं, उन बागियों की वजह से नुकसान होगा? देखिए, हर चुनाव आप कहते हैं टाइट है और हर चुनाव में मैं बोलता हूँ, और आप रिकॉर्ड में लेते हैं अशोक जी मुझे, कि और हर चुनाव में मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल कंफर्टेबली हम जीतेंगे और हम जीतते भी हैं। तो यह भी कोई चुनाव टाइट नहीं है, लोगों ने मन बना लिया है। लोग प्रजातंत्र में बोलते नहीं है, हमें नजरें पहचाननी पड़ती है और नजरें से जानना पड़ता है, और मैं नजरों को पढ़ने में अच्छा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि लोगों ने ही मन बना लिया है। और जहां तक आपने बात की कुछ बागी खड़े हो गए हैं, ये डिसिप्लिन पार्टी है, यहाँ लोग जो जिसको टिकट मिलता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं, बाकी लोग फिर देखते ही रह जाते हैं। तो देखिए नड्डा जी, गायें जो हैं हमेशा से ये मंदिर में पूजा करने के बाद गायों को रोटी देते हैं, उनको खिलाते हैं, और हमेशा से इनकी शुरुआत यहीं से होती है। और वोट डालने से पहले नड्डा जी देखिए पूरे परिवार के साथ गायों के बीच पहुंचे हैं और उनको पेड़ा और खाना खिला रहे हैं। देख सकते हैं कि नड्डा जी का हमेशा से ये रूटीन रहा है। तो नड्डा जी, मैं आपसे बात कर रहा था कि इस बार का चुनाव पिछली बार से कुछ अलग चुनाव है कि बिल्कुल। देखिए नड्डा जी पूरे परिवार के साथ यहाँ, मैं ये बात कर रहा था आपसे, क्या पिछली बार का चुनाव जो है, इस बार का चुनाव अलग है पिछली बार से? हर चुनाव अपने तरीके से अलग होता है। उस समय कांग्रेस से हम निकल करके आ रहे थे। इस बार के चुनाव में लोगों ने जो मन बनाया है वो मोदी जी को आशीर्वाद देने का और जयराम जी के काम को और मोदी जी का जो आशीर्वाद हिमाचल को मिला है उसको चुनाव है। कहा जा रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर के कांग्रेस काफी अग्रेसिव है। देखिए, पूरा करेंगे जैसे सत्ता में लौटेंगे। देखिए, कांग्रेस को कोई सीरियसली यहां लेता नहीं है। ओपीएस बंद भी उन्होंने किया था, एनपीएस लाए भी वो थे, अब बोल बैठे कि हम देंगे नहीं। न जवानी जमा खर्च से कौन पूछता है उनको, कौन सब लोग जानते हैं कि ना उन्होंने देना है ना कुछ उनको मिलना है।
न ही उनको कुछ इसमें से कुछ होना है। लोगों को विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी पर है, और भारतीय जनता पार्टी जब ये कहती है कि हम चीज़ों को, महिलाओं का सशक्तिकरण करेंगे, हम युवाओं का सशक्तिकरण करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, हम विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे, हम विकास के नए तीर्थ स्थापित करेंगे। एम्स दिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी है, बल्क ड्रग पार्क दिया, मेडिकल डिवाइस पार्क दिया। तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अटल टनल बना करके जनता को समर्पित कर दिया, डिफेंस के लिए बहुत बड़ी वो है। यहाँ 2024 तक रेलवे लाइन पहुंच जाएगी। तो ये मुद्दे हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, और लोगों का आशीर्वाद इस पर मिल रहा है। मोदी जी को आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे साथ मल्लिका जी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की नड्डा साहब ने, आपको लगता है कि महिलाएं यहाँ की इंडिपेंडेंट मानी जाती हैं, इस बार अलग हट करके अपने ढंग से बीजेपी को जितवाएंगे? इस बार भारतीय जनता पार्टी ने स्त्री शक्ति संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें 11 ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक पहल है, लड़कियों के, छात्राओं की शिक्षा के लिए और उनको आगे बढ़ाने की एक पहल है, और महिलाओं को स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, उनको स्वावलंबन बनाने की दृष्टि से, आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है और कार्य करने के लिए संकल्पित है। नड्डा जी, क्या बागी इतनी बड़ी चुनौती है, प्रधानमंत्री ने अपील भी की एक बागी से, उसके बाद भी वो नहीं माने, तो आपको लगता है बहुत बड़ा चैलेंज है बागियों से निपटना भी? नहीं, मैंने कहा ना आपको, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट दे देती है उसके साथ जनता भी चल पड़ती है और पूरा पार्टी का काडर भी चल पड़ता है। इसलिए ये सवाल ही नहीं उठता। और आपने देखा होगा माहौल, कौन बात कर रहा है बागियों की? ये सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से लोग, एक राजनीतिक पंडित के रूप में आप इन बातों को रखते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ना कोई इन बातों को ध्यान में लेता है, क्योंकि लोगों को आस्था है तो भारतीय जनता पार्टी से है, और भारतीय जनता पार्टी को ही वो समर्थन देते हैं। बिल्कुल। तो क्या जयराम ठाकुर ही अगले सीएम होंगे अगर पार्टी सत्ता में आएगी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से लोगों को जोड़ने का प्रयास हुआ है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी और यहाँ नेतृत्व जयराम ठाकुर जी संभालेंगे। आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो त्रिकोणा मुकाबला बागी, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चैलेंज हो सकता है? कोई त्रिकोणा मुकाबला नहीं है अशोक जी। ये गए थे लड़ने उत्तर प्रदेश में 350 सीट में, 349 सीट्स में जमानत जब्त करा ली। उसके बाद ये गए थे उत्तराखंड में लड़ने में 69 में 65 सीट्स में जमानत जब्त करा ली। ये गए लड़ने गोवा में तो 39 सीट्स में 35 सीट्स पे जमानत जब्त करा ली। और यहाँ अशोक जी मेरी बात नोट कर लीजिएगा, 67 सीट्स पर लड़ रहे हैं, 67 की 67 सीट्स पर जमानत जब्त होगी। ये तो क्रीज पर आए पीछे गए पहले। और हिमाचल की जनता जानती है, पंजाब को देख रही है किस तरीके से पंजाब में लॉलेसनेस हो गया, किस तरीके से वहां के एम्प्लॉय आकर के यहाँ केजरीवाल को उन्होंने बोलने नहीं दिया। ये तो दूर जाते हैं गुजरात, ताकि दिल्ली की और पंजाब का पोल्यूशन वहां ना पहुंचे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बीजेपी के लिए इस बार? विकास, विकास और विकास। और ये मेरा नहीं, हिमाचल की जनता का मुद्दा है। ये पिछड़ा हुआ प्रदेश था, किनारे कटा हुआ प्रदेश था, आज मेन स्ट्रीमिंग हो गई है। आप 4 लेन से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ की कनेक्टिविटी डेवलप हुई है। मैं गांव में बैठा हुआ हूँ, आप देखिए यहाँ पर 3 फेज लाइन है, इलेक्ट्रिसिटी, क्वालिटी पावर है यहाँ पर। आप सड़क से चल करके आए, कितनी अच्छी सड़कें मेंटेन्ड हैं। कोई व्यक्ति, पहले सब लोग शहर में रहते थे और कहते थे कि हमारे वहाँ क्वार्टर है, या मैंने वहाँ मकान खरीदा है, या मैंने वो किया है। और आज हमारे लोग, कोई गांव में, कोई शहर में नहीं रहता है, सब अपना काम शहर में करते हैं। 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, दे आर बैक टू देयर होम। लेकिन कांग्रेस कह रही है महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। कांग्रेस के लोग ऊपर से नीचे तक न पढ़ते हैं, न लिखते हैं, न जानकारी हासिल करते हैं। आप बताइए, सारे दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया कि नहीं आया? आप बताइए, यूक्रेन की मार का सप्लाई चेन पर असर पड़ा कि नहीं पड़ा? आप बताइए, कोरोना में अमेरिका के इकोनॉमी लड़खड़ाई कि नहीं लड़खड़ाई? आप बताइए, यूरोप में इकोनॉमी लड़खड़ाई कि नहीं लड़खड़ाई? और इस कोरोना में स्टेबल इंडियन इकोनॉमी चल रही है कि नहीं चल रही है? और आज हम ब्रिटानिया को पछाड़कर नंबर 5 की इकोनॉमी बन गए, नंबर 5 की दुनिया में हम अर्थव्यवस्था बन गए, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम एक तरीके से लीप ले रहे हैं। तो हम नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। यस, देयर आर चैलेंजेस, एंड दिस चैलेंजेस आर बीइंग मेट विथ वेरी डीप रूटेड national interest policies being implemented by Narendra Modi ji.
अब थोड़ा गुजरात और एमसीडी की बात भी कर लें नड्डा साहब। 2-3 सवाल हैं। गुजरात में भी त्रिकोणीय मुकाबला, आम आदमी पार्टी तो दावा ही कर रही है कि उनकी सरकार बनेगी, जो दिल्ली मॉडल है उसके बाद उन्होंने पंजाब जीता और उसी मॉडल के हिसाब से गुजरात भी जीतेंगे। भगवान बचाए इस दिल्ली मॉडल से। शिक्षा की बात करते करते शराब का घोटाला कर बैठे हैं, स्वास्थ्य की बात करते करते घोटाला कर बैठे, पानी की बात करते करते पानी माफियाओं को प्रश्रय दे दिया, और यमुना का पानी आपने देखा कितना बह गया और यमुना का पानी कितना पोल्यूटेड हो गया, वो भी आपने देख लिया। तो भगवान बचाए इनसे। और इसीलिए ये प्रचार हिमाचल करने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मालूम है पंजाब की हवा यहां तक पहुंची हुई है, लोगों को मालूम है इनका चरित्र चेहरा, और ये गुजरात जाकर के करते हैं। लेकिन दिल्ली में भी साफ होंगे और गुजरात में तो खड़े नहीं हो पाएंगे। तिकोना मुकाबला पहली बार गुजरात में नहीं है। तिकोना मुकाबला, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, आपके ध्यान में आ जाएगा। ये हर जगह हल्ला करते। तिकोना मुकाबला के लिए तो सरकार बना रहे थे उत्तराखंड में। इनका अध्यक्ष आजकल हमारे, इनके चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आजकल हमारा प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो दिल्ली में स्कूल और हॉस्पिटल्स हमने बनाए, मोहल्ला क्लिनिक बनाई, वो पूरे दुनिया में चर्चा हो रही है। देखिए, मैं फिर कहना चाहूंगा कि इनकी दुनिया खुद का एडवर्टीजमेंट की दुनिया है। 2 लाख रुपए का केमिकल खरीद के पराली जलाने चले थे, उसको समाप्त करने चले थे। 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट दे दिया। कहां डालेंगे इनको हम? मेरी बात को आप ना करवा दीजिए जरा। आरटीआई में पूछ करके देख लिए। 2 लाख रुपीज वॉज स्पेंट ऑन इन पूसा फॉर मेकिंग अ केमिकल टू फिनिश और टू एड्रेस द इशू ऑफ पराली, और 24 करोड़ का एडवर्टीजमेंट दे दिया। और पराली कहां जली? 18% पंजाब में इस बार ज्यादा पराली जली। किसकी सरकार है पंजाब में? और दिल्ली के लोगों को गैस चेंबर बना दिया उनको रहने के लिए। तो ये तो आप मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन झूठ के ये चैंपियन है। और दिल्ली की जनता, पंजाब की जनता जान गई है। हिमाचल पहले ही बहुत जागरूक है, इसको बताने की जरूरत नहीं होती है, ये हम लोगों को बता देते हैं। कहा जा रहा है कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी की गुजरात में, और आप लोगों ने काफी सीटिंग विधायकों को बदला। इवन विजय रूपानी जैसे, नितिन पटेल जैसे कद्दावर नेताओं को जो मुख्यमंत्री रहे, डिप्टी सीएम, उन सबको आपने उठा के टिकट नहीं दिया। देखिए, पहली बात तो देयर इज नो एंटी इनकम्बेंसी, देयर इज प्रो इनकम्बेंसी। हम हमेशा प्रो इनकम्बेंसी। हिमाचल में आए आप घूम रहे हैं, आपको कभी जयराम जी के खिलाफ कोई शिकायत सुनी आपने? कहीं आपने कोई वातावरण देखा? देयर इज अ प्रो इनकम्बेंसी। द सेम वे देयर इज ऑल्सो प्रो इनकम्बेंसी इन गुजरात। हाँ, सिस्टमैटिक तरीके से जनरेशनल चेंज ये हमारा तरीका है, इसलिए हम लीडर्स को नए रिस्पॉन्सिबिलिटी में डालते हैं और पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नए लोगों को डालते हैं। हमारे यहाँ एक भी जिला अध्यक्ष दिखा दीजिए, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, जिसकी उम्र 45 से ज्यादा हो। वी डोंट अलाउ। आप मुझे एक भी युवा मोर्चा का अध्यक्ष दिखा दीजिए जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर हो। तो वी लुक फॉर, तो ये कैसे होता है? तो किसी न किसी को हटाएंगे तभी लाएंगे ना। तो उसी तरीके से हमारे यंग चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इज यंग चीफ मिनिस्टर, पुष्कर धामी इज यंग चीफ मिनिस्टर, योगी जी हिमसेल्फ इज वेरी यंग। तो हमारे यहाँ इस तरीके का काम चलता रहता है। लेकिन नड्डा साहब, ये कहा जा रहा है कि मोदी का नाम का सहारा बचा है, कि स्टेट लीडर्स या मोदी ही सबसे बड़े, आपको लगता है कि ब्रांड आपकी पार्टी? देखिए, मोदी जी दुनिया की एक शख्सियत है और देश के सबसे सर्वमान्य नेता हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि नहीं है? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, दुनिया उनकी बात को सुनती है, तो उनका हम सदुपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? और उनका उपयोग होना चाहिए, समाज के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन कोई हम उनको ही देखिए, अब यहाँ आए, उन्होंने 4 रैलियां की, 4 लोकसभाएं, एक रैली एक सभा में की, और उन्होंने बात की। उनकी बात का बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो क्या हम उसको उनका लाभ न लें? लोगों को उन पर विश्वास है, लोग उनको देख करके वोट देते हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एक इतनी बड़ी शख्सियत जिस पर समाज आगे मानता है, हम उनका उपयोग करते हैं। एमसीडी चुनाव में भी केजरीवाल, ये खबरें आ रही हैं कि बीजेपी ने एमसीडी चुनाव गुजरात चुनाव के पैरेलल किए हैं ताकि केजरीवाल को फंसा के रखें। अगर गुजरात जाएंगे तो एमसीडी सफर करेंगे, एमसीडी में रहेंगे तो गुजरात। तो क्या स्ट्रेटेजी थी बीजेपी की? देखिए, ये अजब बात है। चुनाव हम डिलिमिटेशन कराते हैं तो बोले भाग गए चुनाव से, जब चुनाव कराते हैं तो बोलते हैं चुनाव ऐसे वक्त कर दिया। इनसे तो भगवान बचाए। ऐसा तो होगा नहीं कि अंपायर इनकी मर्जी का होगा, क्रिकेट फील्ड भी इनकी मर्जी का होगा, क्रीज भी इनकी मर्जी का होगा, और बॉलर बॉल भी इनकी मर्जी का फेंकेगा। ऐसा नहीं होता। उनका कहना है कूड़े के ढेर, दिल्ली की खस्ताहाल सड़कें, सफाई नहीं, ये सब मुद्दे बनेंगे इनके कूड़े के ढेर। ठीक है ना, हम सारे मुद्दों का जवाब देंगे कि हमने आपको 300+ करोड़ रुपए दिया ये सारी चीजों के मैनेजमेंट के लिए, आपने नहीं खर्च किया, आपने उनका ध्यान नहीं रखा,
आप ही इन सब चीजों को क्रिएट करते रहे, क्योंकि आपको लोगों के हितों से लेना देना नहीं है। राजनीति करना आपकी आदत है, आपकी फितरत है, और आपको इस बार एमसीडी में दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। नड्डा साहब, एक सवाल ये है कि हिमाचल आपका होम स्टेट है, तो कितना बड़ा आपके ऊपर दबाव या बर्डन है दोबारा से सत्ता में लाना बीजेपी? देखिए, मैं हमेशा कोई बर्डन नहीं रखता। हर चुनाव मेरे लिए महत्वपूर्ण है। करोड़ों कार्यकर्ता हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर के लगते हैं। इतने बड़े नेताओं की फौज है, तो इसलिए मुझे बर्डन रखने की क्या जरूरत है। हम सब मिलकर के काम करते हैं। हाँ, मैं इतनी चिंता जरूर करता हूं कि किसी की भी काम का उपयोग न हो, यह संभव नहीं है। सबका उपयोग हम करते हैं, और हम चिंता नहीं करते, चिंतन करते हैं। आपके बेटे भी बहुत पॉलिटिकली एक्टिव हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं पिछले काफी समय से, और खास तौर से कई कॉन्स्टिट्यूंसी इस बार भी वो युवाओं के बीच काम कर रहे हैं। क्या वो भी राजनीति में आएंगे? नहीं, उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और वो सोशल एक्टिविस्ट के रूप में काम करते हैं। एक पॉलिटिकल फैमिली में बचपन से ही पॉलिटिकल अवेकनिंग आ जाती है, परिवार को देखते हैं, उसमें उनका इंटरेस्ट हो जाता है। लेकिन निश्चित रूप से, जैसा कि हम लोगों ने कहा है कि परिवारवाद नहीं चलता है, तो परिवारवाद में हम ही को एग्जाम्पल सेट करने होते हैं। इसलिए उनका राजनीति में इस तरीके से नहीं। हाँ, अब चुनाव होंगे और उनको लोग सुनते हैं और उनको लोग जानते हैं, तो चुनाव में आकर के मेहनत करेंगे। एक आखिरी सवाल, हिमाचल की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? हिमाचल की जनता देवतुल्य है, अपना भविष्य अच्छे से जानती है। आज मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपना वोट आप जरूर डालें, और प्रदेश हित में और देश हित में आप डालेंगे ही। मेरा आपको शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल, देख सकते हैं कि चित्रा नड्डा साहब और उनका परिवार बहुत उम्मीद पाले हुए हैं। उनका दावा भी है कि रिवाज बदलेगा और दोबारा से बीजेपी सत्ता में लौटेगी, क्योंकि विकास के मुद्दे पे वो वोट मांग रहे लोगों के बीच जा रहे हैं।